हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। तो आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का फोर्थ वीडियो रहेगा ये ज्योमेट्री ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीडीएफ आपको भेजा हुआ है और कल से मैं इसके क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, तो काइंडली आप वॉच कर सकते हो। अगर आपको हेल्प होती है उससे तो आप साथ ही साथ मेरे साथ उसमें आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड डेली 10 to 15 क्वेश्चंस मैं कवर अप कराऊंगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके उस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक को, ज्योमेट्री ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कवर अप कराए हैं एंड उसकी ज्योमेट्री किस बेसिस पे डिपेंड करती है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री जो है वो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है। आयनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री उनके कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखो, एक कोई सेंट्रल आयन होता है, ठीक है, उसमें कोई चार्ज है। अब जितने अपोजिट चार्ज, मान लो ये सेंट्रल आयन है, इस पे ये कोई सेंट्रल आयन है और इस पे एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब इसके अराउंड कितने इसके अपोजिट चार्ज वाले प्रेजेंट होंगे, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 अपोजिट प्रेजेंट है इस नेगेटिव के। तो ये सेंट्रल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है। मान लो जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, NaCl, ये आपने काफ़ी बार सुना है। एक NaCl, एक Na एटम, एक एटम 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड रहता है। तो जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सोडियम का, वो हो जाएगा 6। और एक क्लोरीन एटम 6 सोडियम एटम से सराउंडेड रहती है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब दोनों का सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो इनका फिर रेशियो बैठेगा वो हो जाएगा हमारा 1। तो इसीलिए हमारा जो NaCl है, इसके पूरे जो फाइनल क्रिस्टल बनता है तो उसका हमारा 1 वैल्यू आती है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिसाइड करता है हमारा कि ज्योमेट्री कैसे होने वाली है उस कंपाउंड की। अगर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आने वाली है। अगर 3 है तो ट्रायंगुलर आने वाली है। अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल आने वाली है। आई होप आपने 11th-12th में पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या वैल्यूज़ होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, और किससे वो कौन सा ज्योमेट्री देता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कैसे डिसाइड करते हैं? एक होता है रेडियस रेशियो रूल। एक रेडियस रेशियो रूल होता है जिसमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम एक चीज़ से डिराइव करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कैसे आया। हम बताते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छा 8 है किसी का, 6 है किसी का, 4 है, 3 है, 2 है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर आता कहाँ से आकर? तो ये हमारा डिराइव होता है एक रेडियस रेशियो रूल से। तो इस रेशियो जो रेडियस रेशियो रूल है, इसमें यह है कि अगर मान लो कोई एनायन है, सबसे पहले एनायन आपने रखा किसी भी उसमें और इसने एक कैविटी जनरेट कर ली है। अब इस कैविटी इसने जनरेट कर लिया, मतलब कि जो एनायन का साइज भी डिपेंड करेगा कि क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है। अब इसी एनायन के अकॉर्डिंग ही आपके आसपास कैटायंस प्रेजेंट होंगे। तो मतलब जो कैविटी क्रिएट हुई है एनायन की वजह से, और उसी के अकॉर्डिंग ही आप कैटायन को प्लेस करोगे। तो ये होता है हमारा एक रेडियस रेशियो रूल कि एनायन के अकॉर्डिंग आप कैटायंस प्लेस करोगे। तो आई होप आपको समझ में आया। तो इसीलिए ये पूरी यही रीज़न है कि इसको ज्योमेट्री की तरह हम लोग रोल करते, इसको प्रयोग करते हैं इस चीज़ का। एक टेबल में लिखने जा रही हूँ रेडियस रेशियो रूल की। इसको हम डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ये होता है कि कितना तुम्हारा साइज है कैटायन का जो कि तुम प्लेस कर रहे हो एनायन के अकॉर्डिंग, और कितना एनायन का जो तुमने प्लेस किया है उसका रेडियस। तुम्हें एक
चार्ट बनाने जा रही हूँ तो इसकी वैल्यूज़ है, आप इसको याद कर लेना। तो सबसे पहला जो हमारा आता है चार्ट का मेंबर, रेडियस रेशियो रूल, देन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, देन आता है उसकी ज्योमेट्री। डिटेल एक्सप्लेनेशन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगी उसको कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे क्या क्या डिराइव होते हैं। अब अगर वैल्यू रेडियस रेशियो रूल की लेस देन 0.155 है तो मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी ज्योमेट्री आने वाली है वो है लीनियर। ये आपको स्टूडेंट्स वैल्यू याद करनी पड़ेंगी वरना कैसे इसको डिराइव हो रहा है तो मैं आपको एक दो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो डेरिवेशन है रेडियो रेशियो रूल कैसे आता है वो मैं बता दूंगी आपको। बाकी आपको चीज़ें याद कर लेना। आप अगर बाई चांस अगर डिराइव करने को आ जाए यूपीएससी में तो आप कर ले जाओ उसको। सेकेंड है, अगर इसकी वैल्यू रेडियस रेशियो रूल की अगर इसकी वैल्यू 0.155 से 0.225 आ जाती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 3 एंड इसका जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगा ट्रायंगुलर। अगर वैल्यू 0.225 से 0.414 तक आती है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 एंड जो हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 से 0.732 आती है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाएगा एंड इसकी ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। अगेन 0.732 से 1 पे हो जाता है तो इसका आ जाएगा हमारा 8 कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका जो आता है वो इसे बोलते हैं हम लोग क्यूबिक। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप इसको याद करना। एंड इसकी जो वैल्यूज़ मैंने बताई हैं आपको 0.55 0.155 0.255 दिस एंड दिस ये आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेडियस रेशियो रूल कैटायन और किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर से डील करता है। तो इसी से हम लोग उसको पूरी जो भी ज्योमेट्री आती है हमारी आयनिक कंपाउंड की वो बताता है ये हमारा रेडियस रेशियो रूल। अब आते हैं इसकी डेरिवेशन पे एक एक करके। तो सबसे पहले हम डिराइव करते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू आई है ये कहाँ से आई है, ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से। तो हम इस डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं ऑफ रेडियस रेशियो रूल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए हम बढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 देखो कैसे जनरेट करते हैं हम लोग। मान लो एक क्यूबिक है, 8 के लिए आपको याद करना है कि आपको क्यूबिक ज्योमेट्री होने वाली है। तो आप क्यूब बनाओ पहले। तो मान लो ये क्यूब है, ठीक है। अब इसमें आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 लाना है। मतलब आपको 8 कॉर्नर्स पे एनायंस को पुट करना पड़ेगा और सेंटर पे आपको एक कैटायन पुट करना पड़ेगा बॉडी सेंटर पे। इस तरीके से पुट करना है कि आपका जो रेडियस है ना वो ऐसे आ जाए। और एक सेंटर पे पुट कर रहे हैं हम। स्टूडेंट्स डायग्राम पे मत जाना क्योंकि थोड़ी सी ड्राइंग गलती हो गई है। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाओ। चलो अब इसकी हम लोग वैल्यू लेट कर देते हैं। इसको लेट करते हैं ए, इसको करते हैं बी, सी, डी, ई, इसको कर दो एफ, जी, एच और ये हमारा जो है इस बॉडी सेंट्रल वाला पार्ट है। तो अब इसमें एक साइड को मान लेते हैं हम लोग जो इस क्यूब की साइड है, क्यूब की साइड को हम मान लेते हैं ए। इस क्यूब की साइड को हम लोग ए मान लेते हैं और जो रेडियस ऑफ एनायन है जो कॉर्नर्स पे पुट है हमारे
इसको मान लेते हैं आर माइनस, कैटायन के लिए आर प्लस मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू हमारी आएगी, इस ए बी की वैल्यू, सॉरी ये डी है, ये ए बी की वैल्यू आएगी जो हमारी, दोनों तो एनायन है तो मतलब आर माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ आर माइनस हो जाएगा, तो जो हमारा ए है वो 2r माइनस के बराबर हो जाएगा। अग्री करते हो मेरी बात से? ये ए बी की वैल्यू आ गई, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट आते हैं ए सी पे। ए सी हमारा आ गया ये डिस्टेंस, ए सी ये डिस्टेंस है। अब ए सी कैसे निकालोगे आप? हाइपोटेनस ये पता है कि हमारी ये 90 डिग्री होता है क्यूबिक में, ये जितनी भी वॉल्स होती हैं ये 90 डिग्री पे होती हैं। ए सी हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू आने वाली है हमारी अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी हमारा हमें पता है कि ए है, तो अभी हम इसको ए स्क्वायर लिख देते हैं। एंड बी सी क्या है? बी सी भी हमारा ए है, तो अगेन ए स्क्वायर है, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, मतलब a रूट 2 आ गया। इसको लिखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब हम आते हैं अपने बॉडी सेंटर वाले पार्ट को। जो बॉडी सेंटर से जो डायगोनल पास होता है हमारा वो ये है, ये हमारा बॉडी सेंटर है एंड ये एच से कनेक्ट हो रहा है, तो इसकी क्या वैल्यू होने वाली है? मैंने डायग्राम क्लियर नहीं बताया, तो चलिए जो सी एच है, तो सी एच का मतलब क्या होगा? जो हमारा ए एच है, जो हमारा ए एच है मतलब ये तो परपेंडिकुलर ही होने वाला है। और ए सी, यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम बनने वाला है हमारा ए सी एच में, ट्राइंगल ए सी एच में। यहाँ पे हमारा है पता, क्योंकि ये जो हमारा है ये 90 डिग्री पे ही है, ये 90 डिग्री पे तो है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होगे। तो जो हमारा सी एच का स्क्वायर है ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से होगा, तो सी एच का स्क्वायर है वो करोगे अंडर रूट ए सी का स्क्वायर एंड देन ए सी का स्क्वायर एंड ए एच का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर लो। ए सी स्क्वायर कितना आएगा हमारा? ए सी हमारा वही अगेन है, मान लो ये टच ही हो रहा है पूरा, मैंने डायग्राम ठीक से नहीं बनाया, मान लो टच हो रहा है, तो ये आर माइनस हो जाएगा, ये आर माइनस हो जाएगा। सॉरी आप डायरेक्टली पुट कर लो, क्योंकि ए सी की वैल्यू अब 2a स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे हमने ए सी की वैल्यू निकाली हुई है, यही पुट कर लेते हैं ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर होगी। ए एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एच हमारा सिंपल इसकी साइड है क्यूब की, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा √3a। इसको लेट कर लेते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन। हमें पता है कि जो बॉडी डायगोनल है उसमें टच हो रहे हैं, इसे आप लेट करके चलो कि जो हमारा बॉडी डायगोनल है ये एक दूसरे से टच हो रहा है, तभी हम ये वैल्यू निकाल पा रहे हैं। डायग्राम में एक स्पेसिफिकली शो नहीं हो रहा है, बट अब मान के चलो कि टच हो रहा है। अगर आप मान रहे हो कि सब कुछ टच हो रहा है हमारा, तो जो सी एच की वैल्यू है, ये जो सी एच की वैल्यू है यहाँ से ले लो कि ये हो जाएगी हमारी आर माइनस, क्योंकि एनाइन की है, प्लस कैटायन की ले रहे हो, मतलब ये टच हो रहा है। अब ये समझ लो कि ये पूरा ऐसे ये टच हो रहा है, डायग्राम नहीं ठीक से बनाया बट अब समझ लो पूरा टच हो रहा है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी आर माइनस, ये वैल्यू रेडियस यहाँ से होती है, तो ये हमारी हो जाएगी 2r प्लस, क्योंकि कैटायन है। तो जो सी एच की वैल्यू हमारी हो जाएगी, सी एच की वैल्यू पुट करोगे आप आर माइनस प्लस 2r प्लस, ये आपको समझ में आया। एंड देन ये वैल्यू भी आप मान लो टच हो रही है, क्योंकि तीनों टच है, ये हमें लेट करना है, तो ये जो इसका रेडियस है ये भी हमारा एनायन का है, तो ये भी हमारा आर माइनस होने वाला है, तो इसको भी प्लस करके आर माइनस। अब इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी 2r प्लस प्लस आर माइनस, तो सी एच की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? √3 है, तो मतलब
ये √3a के बराबर हो गया। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 4 और इसको मान लो इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 1। √3a 2r प्लस r माइनस अपॉन 2r माइनस। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी r प्लस अपॉन r माइनस प्लस 1। तो r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल्स टू, a से कैंसिल हो गया तो √3 माइनस 1, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 0.732। ये वैल्यू आपको आगे डिराइव कर दी मैंने। तो 0.732 हमारा क्यूबिक के लिए था। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको। क्यूबिक के लिए 8 और यहाँ से ये वैल्यू हमारी आगे डिराइव हो गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये 8 का आ गया। तो नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अब 6 के लिए आप सोचो कि 6 के लिए हमारे लिए क्या आ रहा था। 6 में हमारा आ रहा था ऑक्टाहेड्रल और वैल्यू हमारी आ रही थी ये। अब 6 के लिए आपको क्या करना है कि 4 एनायन प्लेस करने हैं आपको कॉर्नर्स पे। ये मैं क्रॉस सेक्शन ले रही हूँ। तो 4 एनायन आपको प्लेस करने हैं कॉर्नर्स पे। ये 4 एनायंस हैं आपके, इसको लेट कर लो A, B, C एंड D। और एक आपको कैटायन पुट करना है सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे। ये आपका कैटायन हो गया। ये इस तरीके से बनाना है आपको कि जो हमारा कैटायन और एनायन है ये सब आपस में टच हो रहा है। ठीक है, और मतलब डायगोनल पूरे स्क्वायर का ये डायगोनल, हमें पता है कि डायगोनल ऐसा होता है, तो ये पूरा आपस में टच होता चला जा रहा है। तो फिर से वही इसमें लेट करना है हमें कि ए की साइड मान लो जो हमारा स्क्वायर है, ये हमारी साइड हो गई स्क्वायर की। एंड इसका हमारा जो एनायन पुट किया है इसकी रेडियस r प्लस है, इसकी रेडियस एनायन है r माइनस है, इसकी रेडियस r माइनस हो गई। एंड जो कैटायन है इसकी रेडियस r प्लस है हमारी। ठीक है, अब ए बी फिर से आप पुट करो। ए बी की वैल्यू हमारी a होती है क्योंकि हमारे स्क्वायर की साइड a है, एंड 2r माइनस हो गया। बी सी की वैल्यू आप निकालो यहाँ से। तो बी सी की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से कि यहाँ ये आ गया r माइनस, ये 2r प्लस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा फिर से r माइनस। तो r माइनस प्लस 2r प्लस प्लस r माइनस, ये वैल्यू होगी हमारी बी सी की। एक वैल्यू आप और निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से कि जो बी सी है हमारा ए सी और ए बी की वैल्यू में टर्म्स में निकाल सकते हो। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर हमारा इन दोनों को करके आ जाएगा √2a, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। नो अगेन बी सी हमारा ये आ गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है हमारी 2r माइनस प्लस r प्लस, ये इसकी वैल्यू आती है जो कि बराबर है हमारे √2a के। ये एक हमारी इक्वेशन आ गई। और फिर से डिवाइड करना है हमें, तो √2a को पहली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे 2r माइनस प्लस r प्लस अपॉन 2r माइनस। a से कैंसिल हो गया, r प्लस अपॉन r माइनस प्लस 1 पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू √2। इसकी वैल्यू हमारे आने वाली है 0.414। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी रेडियस रेशियो की, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की 0.414 की वैल्यू हमारी आ रही है। सिंपली अगेन अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
अगला आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसमें क्या पुट करना है आपको, एनायन प्लेस करना है ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे। क्यूब के जो एनायन से आपको ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे पुट करना है। मान लो कि आपने पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ये ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे आपने पुट कर दिया, एक ये पुट कर दिया एंड एक ये डायगोनल पे पुट कर दिया। और ये जो सेंटर है आपका बॉडी सेंटर पे आपका ये कैटायन आ गया। अगेन आप डायग्राम पे मत जाओ, और डायग्राम मैंने ठीक से नहीं बनाया है, तो अब इसको नेमिंग कर लो, A B C D E, इसको F G H, यानी ये बॉडी सेंट्रल है हमारा। अगेन वही चीज़, A हमारी साइड हो जाएगी, R प्लस हमारा कैटायन का रेडियस है, R माइनस हमारा एनायन का रेडियस है। और इसमें फिर से आपको लेट करना है कि जो एनायन जो है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे से अलॉन्ग द फेस डायगोनल, एंड जो कैटायन एनायन है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को हाफ बॉडी डायगोनल पे। फिर से इसमें AC की वैल्यू क्या आ जाएगी है, ये जो AC की वैल्यू है फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपकी वैल्यू 2A आ जाने वाली है। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानो। AC की वैल्यू जो है हमारी 2A को हम लोग इधर आर माइनस लिख सकते हैं, तो 2R माइनस, इसको सेकेंड इक्वेशन पुट करते हैं। तो अब इस समय हुआ है कि जो 2R माइनस है वो √2A के बराबर हो गया है। एक चीज़ हमारी ये डिराइव हो गई इससे। अब जो CH की वैल्यू है वो आती है हमारी HA²। ये जो हमारी CH की वैल्यू है, ये फिर से जैसे हमने पुराना पुट किया था कि AH² प्लस AC², फिर से पुट करेंगे। और लास्ट इसमें √3A हमारी वैल्यू आ रही थी, A√3 पुट कर लो, ठीक है। एंड ये इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। लेकिन हमें पता है जो R प्लस और R माइनस है, ये जो R माइनस हो गया, एंड ये आप लेट कर लो कि ये इससे ना टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, आप लेट कर लो, मैंने उतना बड़ा नहीं बनाया। ये जो R प्लस है हमारा, ये जो R प्लस है और ये जो R माइनस है, ये पूरा CH का आधा है। ये जो हमारा R माइनस है हमने लेट किया है कि ये जो हमारा एनायन है, एक एनायन पूरा ऐसे आ रहा है, तो इसका जो हमारा R माइनस है और इस बॉडी सेंटर का इधर जो ये R प्लस है, ये CH के आधा है, ये आप अग्री कर रहे हो। तो CH की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या डिराइव होती है कि जो हमारा R प्लस है प्लस जो R माइनस है, ये CH/2 होता है। यहाँ से हम इसको ये चीज़ बता सकते हैं। फिर से आप इसको लेट कर लो कि ये जो हमारा है ये इतना बड़ा है, जो इसका रेडियस है हमारा ये R माइनस है, इसका रेडियस R प्लस है, तो ये हमारा R प्लस प्लस R माइनस हो गया। CH का आधा है ये, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ से जो CH हमारा √3A आता है हमारा यहाँ से, तो R प्लस प्लस R माइनस √3/2, √3A/2। अब इसको हम लोग लेट करते हैं इक्वेशन नंबर 6 को, और फिर से इक्वेशन नंबर 6 को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू आती है प्लस R माइनस अपॉन 2R माइनस √2A। अब अगेन इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारी जो R प्लस अपॉन R माइनस है, इसकी वैल्यू आती है 0.225। यहाँ से इसकी वैल्यू डिराइव होती है। तो फिर से आप मैचअप कर लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है इसमें, 0.225। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 भी बचा है, वो भी डिस्कस ही कर लेते हैं, तो पूरा ही मैटर इसका क्लियर हो जाएगा आपको। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3।
अब 3 के लिए आपको पता है कि ट्रायंगल चाहिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए, उसका कॉर्नर आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ। अब इसके कॉर्नर्स आपको यूज़ करने हैं। यहाँ पे ये आपका आ गया AD, जो कि 90 डिग्री पे होता है। हमें स्प्लिट कर लो B, स्प्लिट कर लो C। यहाँ से इस तरीके से बनाना है आपको कि ये ना टच हो रहा है, ऐसे इस तरीके से बनाना है। अब बनाना थोड़ा टफ है तो मैं इसको ऐसे ही बना दे रही हूँ। A को ऐसे लेट कर लिया है, समझ लेना टच हो रहा है दोनों, ठीक है। और E जो है हमारा यहाँ पे, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब फिर से इसमें जो ट्रायंगल की साइड है उसको हम A मान लेते हैं। जो ट्रायंगल की साइड है उसको A मान लेते हैं, ठीक है। और जो रेडियाई हमारी कैटायन की है वो R+ है और एनायन की R-। और यहाँ पे AB की वैल्यू जो हमारी, AB की वैल्यू A होगी, जो हो जाएगी हमारी R- और R-। मैंने कहा आपको, आप मान लो कि ये पूरा टच हो रही है वैल्यू, तो ये 2R- हो गई हमारी। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि ये एक मान लो ट्रायंगल है जो मैंने ऊपर बनाया है, एंड ये A है, एंड ये B है, एंड ये D है। तो ये एंगल आप 60 डिग्री बोल सकते हो, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 90, इधर भी 60 डिग्री। तो अगर आपको यहाँ पे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री इज टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब 60 डिग्री से देखो तो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB हो गया। तो यहाँ से आपकी AD की वैल्यू क्या डिराइव होती है? AD की वैल्यू होती है AB साइन 60 डिग्री इसलिए पुट करें क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक, ठीक है। और बीच में जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारी जो AD की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी AB साइन थीटा। तो यहाँ से हम AD की वैल्यू लिख सकते हैं √3a/2, क्योंकि AB की वैल्यू तो हमारी A आ गई और साइन थीटा की वैल्यू √3a/2 होती है। तो यहाँ से AD की वैल्यू हमारी ये डिराइव हो जाती है। इसको इक्वेशन कर लो लेट, सेकंड इसको इक्वेशन, इसको लेट कर लो और इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है अब हमारी AE की, जो सेंट्रॉयड है पॉइंट। E हमको पता है जो सेंट्रॉयड होता है, ये सेंट्रॉयड जो होता है वो 2/3 होता है AD के। ये आपको पता है होना चाहिए क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं 9th 9th में। तो AE जो होता है वो 2/3 होता है AD के। तो 2/3 AD की वैल्यू आपको पता है ये है, तो √3/2a आ गया। तो यहाँ से पूरा 2 से 2 कैंसिल, एंड अगेन √3/3 से मतलब है हमारा a/√3। ये इक्वेशन तीसरी हमने मान ली। बट यहाँ हम जानते हैं कि जो AE है, इसकी जो डिस्टेंस है, AE की जो डिस्टेंस है, ये हमारा हो गया R- क्योंकि एनायन, और ये हमारा कैटायन था। तो इसकी ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी R+। तो AE की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R- प्लस R+। तो यहाँ से हमारी AE की डिस्टेंस क्या आती है? R+ प्लस R-। इस इक्वेशन को लेट 4 कर लो। तो अब यहाँ से जो हमारी R+ है इसके बराबर हो जाएगी। तो R+ प्लस R-, इसकी जो वैल्यू है वो ये आ रही है। इसको 5th मान लो, फिर से आप 5th को 1 से डिवाइड कर लो। तो देन फिर से R+ प्लस R- अपॉन 2R- इज इक्वल्स टू a/√3/a। अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी R+ अपॉन R- इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 2/√3 - 1। अब यहाँ से आपकी वैल्यू डिराइव होकर आती है R+ अपॉन R- इज इक्वल्स टू 0.155। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए फिर से रीचेक करो 0.155 आ रही है कि नहीं। 3 के लिए 0.155 आ रही है। अगर आपको 2 निकालना है, 2 मतलब लीनियर, 2 पॉइंट्स के बीच में आप निकालोगे जिसकी वैल्यू हमारी 0.155 से भी कम आएगी। चलो ये हमारा हो गया डेरिवेशन रेडियस रेशियो रूल के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए हो गया, 4 के लिए हो गया, 6 के लिए हो गया एंड 8 के लिए भी हो गया।
तो अब इसके आ जाते हैं कि इसमें लिमिटेशंस क्या क्या हो गई हैं, मतलब क्या क्या लिमिटेशंस है इस रेडियस रेशियो रूल की। तो सबसे पहले हम इसको जो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम शेप और उसकी ज्योमेट्री उस आयनिक कंपाउंड की एक निकाल पाएँ। तो अब इसमें जो हमारा इसकी सबसे पहली जो लिमिटेशंस हैं, देखो सबसे पहले लिमिटेशंस ये है कि ये जो बेस्ड है हमारा एक रिजिड चीज़ पे बेस्ड है। ये जो स्फेरिकल है मान लो एनाइन, ये रिजिड होना चाहिए। ये इस चीज़, ये एनाइन और कटायन आप जो बता रहे हो ये एकदम रिजिड होना चाहिए, तभी ये हार्ड और रिजिड होगा और स्फेरिकल होगा एनाइन या कटायन, तो वही उसी चीज़ के लिए वैलिड है। ठीक है, और वो भी छोटा एनाइन होना चाहिए। ये भी बताता है कि एनाइन छोटा होगा तभी उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो हम रेशियो निकालते हैं R+/, जब ये हमारा छोटा होगा तभी हमारा पूरा रेशियो वो बड़ा आएगा। तो ये जो है हमारा ये एनाइन पे बेस्ड है कि छोटा एनाइन होना चाहिए एंड जो स्फेरिकल शेप होना चाहिए और ठोस होना चाहिए, हार्ड और रिजिड होना चाहिए। और ये लार्जर जो, बट अब ये भी चीज़ देखो कि जैसे कि कुछ एनाइंस हमारे होते हैं, मान लो F- हो गया, O2- हो गया, Cl- हो गया, ये इनका ये लार्ज एनाइंस हैं, ये इसीलिए वर्क शॉर्ट एनाइंस के लिए करता है, क्योंकि जो लार्ज एनाइंस है ना वो पोलराइजेशन अंडो अंडो अंडरगो कर देते हैं, पोलराइजेशन चला जाता है। अब पोलराइजेशन की वजह से इनका शेप स्फेरिकल तो रहता नहीं है, पोलराइजेशन की वजह से इनका शेप जो है ना वो ओवल हो जाता है। पोलराइज होते हैं मतलब आपस में साइज इनका ओवल बन जाता है। आई होप आपको पोलराइजेशन का मतलब पता होगा। तो इसीलिए ये अपने एक पोजीशन होते हैं उससे डेविएट कर ले जाते हैं, तो इसीलिए इसमें जो लार्जर एनायन है उसके लिए ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो अब नेक्स्ट इसका जो हमारा है लिमिटेशन, नेक्स्ट लिमिटेशन है कि ये 100% आयनिक कैरेक्टर को फेवर करता है, जो कि इम्पॉसिबल है। ये आइडल चीज़ है कि 100% आयनिक कैरेक्टर हो किसी भी कंपाउंड में। तो इसलिए ये जो हमने बॉर्नलैंड इक्वेशन निकाली थी वो भी 100% आयनिक कैरेक्टर को फेमस करता था, बट उसमें लैटिस एनर्जी की भी चीज़ें हमें कंपनसेट कर देते थे। बट इसमें क्या है कि अब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि आयनिक कंपाउंड 100% एक आयनिक कैरेक्टर शो करे। इसीलिए जो वैल्यू हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है थ्योरेटिकल से, ऑफ कोर्स आएगी, क्योंकि हमारी जो आयनिक कंपाउंड वो है ही नहीं, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो ज़्यादा आती है। तो ये हमारा जो है ये सेकंड एक लिमिटेशन हो गया। इसमें लिख सकते हो आप कि ये 100% आयनिक बिहेवियर को फेवर करता है, ये आप इस चीज़ में लिख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड इसका क्या चीज़ है, जो नेक्स्ट इसका लिमिटिंग फैक्टर है वो ये है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन जो एक्चुअल वैल्यू हमारी आती है, मान लो कोई हमने कंपाउंड निकाला, मान लो ए कोई कंपाउंड है, उसका जो हमने इस रेडियस रेशियो रूल से हमने जो वैल्यू निकाली वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, बट एक्चुअल देखा जाए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो एक जो मिस हैपनिंग होती है, एक जो फ्लक्चुएशन होता है हमारा, वो इसमें देखा गया है कि रेडियस रेशियो रूल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखा गया है, इनएक्यूरेसी की तरफ ये चीज़ है इसमें। सो इसीलिए जो हमारा जो लैटिस एनर्जी है वो मैडलन कांस्टेंट के बराबर है। याद है मैडलन कांस्टेंट आपको मैंने बताया था पिछली बार में कि जो असेंबल्ड होते हैं, जिस तरीके से इस क्यूब में जैसे जैसे कैटायन और एनायन जिस तरीके से असेंबल्ड होते हैं, उस असेंबली को हम लोग मैडलन कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आयनिक कंपाउंड के लिए आप बात कर रहे हो तो लैटिस एनर्जी भी हमारी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो लैटिस एनर्जी है ये हमारे इस मैडलन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि हमने देखा है पिछली वीडियो में बॉर्नलैंड इक्वेशन की वजह से। तो ये बॉर्नलैंड इक्वेशन की वजह से भी हम बोल सकते हैं जो हमारा मैडलन कांस्टेंट है वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रेफर करेगा। जितना ज़्यादा हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा मैडलन कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये सब जो लिमिटिंग फैक्टर हैं
लिमिटेशंस तो अभी तक कितनी है, बट आप ये बोल सकते हो कि जो जितनी भी लिमिटेशंस हैं ये हमारा एक कोवेलेंसी की तरफ हमें लेके जा रहा है, क्योंकि 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं है तो कोवेलेंसी प्रेजेंट है मतलब उसमें, और नॉन स्फेरिकल नेचर भी है। पोलराइजेशन जो हमारा हो रहा है वो ये भी दर्शाता है कि एक नॉन स्फेरिकल नेचर भी है हमारा आयन का। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगी कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और फिर कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगी फजान्स रूल्स वगैरह। और तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।